वाशिंगटन डीसी से शाज़िया ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं। शाज़िया ज़ीशान, ये बताइएगा कि आपने जो ट्रांसमिशन में वहाँ पर लोगों से बात की और लोगों से उनकी राय ली, बिलखुसूस वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में अब रहते हैं, उनके वहाँ पर वोट्स भी हैं और उन्होंने वोट भी दिया और हिलरी क्लिंटन को उन्होंने वोट दिया। अब फाइनल इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद उनका क्या रद्द अमल है? क्या उनमें से किसी से आपको बात करने का मौका मिला? अली, फोन पे तो मेरी काफी लोगों से बात हुई है। अब की बार मोदी ट्रम्प सरकार, ये दावा सच साबित हो गया ट्रम्प का, और लोग बड़े मायूस हैं। आपने देखा होगा कि जो डेमोक्रेट्स का हेडक्वार्टर है, कितने मायूसी लोगों पे छाई हुई थी, लोग कैसे रो रहे थे। जो सेलिब्रेशन पिछली बार मैंने व्हाइट हाउस के बाहर देखी थी डेमोक्रेट्स की जीत की, वो सेलिब्रेशन अब की बार नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, इक्का दुक्का ट्रम्प के लोग वहां पे हैं भी, नारेबाजी भी उन्होंने की, ट्रम्प के हक में नारे भी लगाए, लेकिन जो सेलिब्रेशन मैंने डेमोक्रेट्स के दौर में जब सदर ओबामा दूसरी बार जीते थे, वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी व्हाइट हाउस के बाहर। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं है। अमरीकी सियासतदानी का बहुत बड़ा अपसेट इसको करार दिया जा रहा है। सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है, वो इंडियन लॉबी भी जीत गई है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और अपने हक में नारे लगवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम हिंदुओं से प्यार करते हैं, हम हिंदू मजहब से प्यार करते हैं। जिस तरह हिलाली साहब भी अभी कह रहे थे, मे बी डॉक्टर हसन अफजल साहब कह रहे थे कि इनके इंडिया में मफाद है। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी सरमायाकारी की है। कल मैंने काफी बात भी की, यहाँ पे मेरी काफी लोगों से बात हुई थी कि इनकी इस बात का इंकशाफ हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी सरमायाकारी है, और ये सरमायाकारी इनके जो जाती मफाद है इनका, ये अमेरिका की खाद्य पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकती है। जब पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए तो जाहिर है आपको आपकी जो खाद्य पॉलिसी है इस पर बड़ा इफेक्ट होता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पर इसका जो है वो क्या असर पड़ता है। हिलरी क्लिंटन जाहिर है पाकिस्तान पहले बड़ी बार आ चुकी हैं, अच्छे उनके टर्म से, वो सियासत को समझती हैं, जानती हैं, व्हाइट हाउस को कैसे चलाना है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारा हैंडल किया था, उनको एक्सपीरियंस था। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक बिजनेसमैन है, उन्हें सियासत का कुछ पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है, यही कहा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन तबका है उसके कहते हैं ना बारे न्यारे हो जाएंगे। और जो यूथ बड़ी मायूस है, यहाँ पर यूथ बहुत मायूस है, क्योंकि ट्रंप ने जो ओबामा की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसको अलल ऐलान कहा था कि मैं ओबामा की आके को जो है ना वो खत्म कर दूंगा, लेकिन उन्हें बाद में कोई इसका वो दूसरा ऑल्टरनेट नहीं बताया था कि मैं ये खत्म करूंगा तो मैं क्या लेकर आऊंगा। इसकी वजह से यूथ बड़ी मायूस है। यहाँ पर खवातीन जो कह रही थी कि हम चाहते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री बने और अमेरिका में पहली बार खातून सदर बने, वो भी हमें बहुत मायूस नजर आ रही हैं। वो तज्जियाकार, वो लोग जो बिल्कुल पुरुमीद थे कि हिलरी जो है वो जीत जाएंगी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा होगा, तो सब लोग बहुत मायूस हैं यहाँ पर। राइट, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन किया है। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कल तक जब आपसे बात हो रही थी तो आपका बार बार यही कहना था कि आपके मुताबिक हिलरी क्लिंटन की ही जीत होगी, लेकिन रिजल्ट्स तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आए हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि जब मैंने देखा था किस किस्म के क्या कह रहे हैं वो वाइट अमेरिका वोट कर रहा है ट्रंप के लिए, मैं हिल गया हूँ। और मैं उसके बाद कहा आपको सारा जनरली स्पीकिंग आप कह रहे हैं आई एक्सपेक्टेड कि हिलरी जीते, मगर देखिए अब चलिए वो सब हो गया है। अब थोड़ा सा रिएक्शन देखें क्या होने वाले हैं। पहली बात यह है, आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोबलाइजेशन से एक बड़ा धक्का लगा है। नेक्सा जिसका ये दुश्मन है, फ्री एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस धक्का लगा है। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज, वो खुद वो कहता था कि मैं इसको स्क्रैप करूंगा, वो दैट्स अनदर ह्यूज धक्का। अब कहा तो सही है इसने कि ये सब मैं करूंगा, पता नहीं करता है कि नहीं, मगर अगर कुछ भी किया और प्रोटेक्शनिज्म विल बी ऑन द राइज। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये है कि ड्यूटीज बढ़ेंगे। अब जब ड्यूटीज बढ़ेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा, और मैं समझता हूँ हम अब सीखना चाहिए कि अपने लिए मैक्सिमम गुड्स जो हमारे अपने यूज के लिए हैं पाकिस्तान खुद बनाए, जैसे ईरान ऑलमोस्ट खुद कफील हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ शैंक्शन। दूसरी बात है कि नेटो, ये तो नेटो को कहता है कि मैं देखूंगा, अगर नेटो हर लड़ाई नेटो की मैं मदद नहीं करूंगा। आई मीन इसके माने कि दैट अलायंस इज बीइंग डीवैल्यूड।
इसने खुद कहा है, और अगर वो किया तो इट बी ह्यूज सी वैल्यू। उसके बाद वन ऑफ द, ये जो ओबामा है 57% अप्रूवल रेटिंग है, हिस्ट्री में बहुत कम प्रेसिडेंट्स आफ्टर 8 ईयर्स जिनका रेटिंग ऐसा होता है। तो इसके माने अमेरिकन इलेक्टोरेट में एक बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट को चाहते भी हैं उसको, और साथ साथ एक ऐसे आदमी को इलेक्ट किया है जो उसने कसम खाया कि जितना ये काम किया है ओबामा, इसको मैं अनडू करूंगा। अब आइए हमारे ऊपर सबसे बड़ा इसका ये है, तो इसने कहा कि मुसलमानों पे एक तकरीर में कहा था, मैं 1 टन बॉम्ब ड्रॉप करता रहूंगा मुसलमानों पे। अब चलिए वो कहते हैं कि इसका इस किस्म का इसका मजाक था, मगर इस किस किस्म का ये मजाक है जी। और क्या पता वो कहने लगे कि अगर वो कहता है सैंक्शंस हमारे पे इम्पोज करें और कहा कि ना यू गिव अप द बॉम्ब, कुछ नहीं पता इसका अगर ये कर सकता है करके। लेकिन जफर इलाही साहब, क्या आप उनको क्या ये मार्जिन नहीं देंगे कि इलेक्शन कैंपेन्स में ये सब कहना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो शायद उस मार्केट को या उन लोगों को, उस तबके को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जिनको टारगेट करने के ज़रिए उनको ये नज़र आ रहा था कि ये पोटेंशियली अगर इनको हमने टारगेट किया तो इनका वोट हमें मिलेगा और हमें इसका फ़ायदा भी होगा। चलिए आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ ये कंसेशन उसको दे दें, मगर साथ साथ क्या ये जिम्मेदार टॉक है फॉर अ फ्यूचर प्रेसिडेंट इन पब्लिक कि 1 टन बॉम्ब्स आई विल ड्रॉप ऑन मुस्लिम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मोदी के तो दुआएं पूरे हो गए, हिंदुओं के जितने दुआएं पूरे हो गए, ये इलेक्ट हो गया है। अब क्या उनके लिए करता है वो देखेंगे हम। एक चीज मानना पड़ेगा कि ये ब्लू कॉलर अमेरिका जो है, ये एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट स्पोर्ट है। उन्होंने परवाह नहीं किया कि ब्लैक्स के बारे में इसने क्या किया, लैटिनोस के बारे में क्या किया, ब्राउन के बारे में क्या था। उन्होंने कहा कि जी हमें ये आदमी चाहिए इसलिए कि ये शायद हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है। आपने देखा होगा आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, अजीब से लीडर्स इलेक्ट हुए मुल्कों में। एक था उनमें से हिटलर, दूसरा था उनमें से मुसोलिनी। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, टेकिंग इनटू अकाउंट इकोनॉमिक क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और इकोनॉमिक सफरिंग। तो मेरे ख्याल में क्या पता, हिस्ट्री में भी रिपीटिंग इटसेल्फ, ये आदमी वैसे शायद हो, मगर तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कह सकते कि अब क्या होगा। ठीक है। आमिर मतीन साहब, एक बात जो आपने कही कि जो कल मुझे याद है कि याज अमीर साहब भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फ़ायदा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले हमारा कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, उनके साथ एक नया आगाज़ होगा, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है कि पॉजिटिव सोच है, लेकिन इसके अलावा और कोई पॉजिटिविटी आपको इसके अंदर नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने में? पाकिस्तान के हवाले से ये एक नज़र आता था कि अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनके 10-12 साल का एक अफ़गानिस्तान के अंदर एक फेलियर रहा है, तो वो काफ़ी दफ़ा अपने फेलियर्स को एडमिट करने की बजाय हमें स्केपगोट के तौर पे बहुत यूज़ करते हैं। और इस बात का डर था, ख़दशा था कि हिल्दी अगर आएंगी तो वो मंतकी अंजाम जिसकी तरफ वो अफ़गानिस्तान को ले जा रही हैं, तो उसमें वो हम तो मुल्ज़िम हैं ही हैं। तो शायद पॉसिबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है इस बात पे कि हम, जिस तरह अभी अस्की साहब कह रहे थे, कि हम अपने आप को कैसे पेश करते हैं, कैसे नजरसानी अपनी पॉलिसी के ऊपर करते हैं। हमसे क्या डू मोर का मुतालबा नहीं होगा आमिर मतीन साहब? काफ़ी नहीं, अभी देखेंगे वो क्या करते हैं, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि वो उनका तो हिलरी के अंदर तो पॉसिबिलिटी तब्दीली की इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा उनको देखा जा रहा था कि वो कंटिन्यूटी ही रहेगी। और याद रहे कि ये तब्दीली जो है, ये न्यू ऑर्डर इसलिए है, मैं एग्री करता हूँ अस्की साहब के साथ कि काफ़ी सारा ये इलेक्शन रेटरिक था और उनके इदारे जो हैं वो उनकी मॉडरेशन थोड़ी सी ले आएंगे, उनकी वो रेडिकल ख्यालात जो ट्रम्प कह रहे हैं वो उस तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है, एक वर्ल्ड ऑर्डर की एक तब्दीली इसलिए है कि जो ओबामा थे वो मोर और लेस जो बुश की कंटिन्यूटी रहे, हालांकि वो रिपब्लिकन थे और वो डेमोक्रेट थे, मगर उन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर उनकी वही पॉलिसी तकरीबन वही रही। उन्होंने जो वादा किया था कि वो अपने आप को मिडल ईस्ट से और अफ़गानिस्तान से जान छुड़ा लेंगे, वो 8 साल में नहीं कर पा रहे। तो पिछले ये आप कह सकते हैं कि 16-17 साल से एक जो ऑर्डर चल रहा था, वो ना सिर्फ कि मिडल ईस्ट अफ़गानिस्तान में तब्दील होने जा रहा है, बल्कि उन्होंने जिस तरह नेटो का कहा है
कि जनाब मैं उसके ऊपर भी नज़रसानी करूँगा। फिर उन्होंने बहुत ही एक रेडिकल बात की है, हो सकता है उस तरह ना कर पाएँ, और ये कहना भी उनकी ये सोच कि काफ़ी सारे हमारे एलाई जिस तरह के कोरिया और जापान है वो भी अपना बर्डन खुद उठाएंगे, सऊदी अरेबिया खुद बर्डन उठाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि दुनिया में तब्दीली आने जा रही है उसमें मॉडरेशन की उम्मीद नहीं है, वो है उनकी चाइना की तरफ पॉलिसी। कि चाइना का वो जो उनका था कि जनाब ये ट्रांस पैसिफिक जो ट्रेड है उस सारे को वो रिवाइज करेंगे, उससे एक पूरा रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन अगर आमिर मतीन साहब चाइना के हवाले से उनकी ये पॉलिसी है, अब तो ये हमारी इतनी बड़ी एक ट्रेड की तब्दीली है जिसके रिपरकशन और रिपल्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब जाएंगे। सो उसमें अब ये बहुत बड़ी तब्दीली है और खित्ते के लिए भी तब्दीली है। बाकी मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हमारे यहाँ हम बड़े सिंपलिस्टिक कर देते हैं चीज़ों को कि उनके चंद जुमलों की वजह से हमने ये कर लिया कि वो मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ हैं। तो उसका तनाजुर हमें समझना चाहिए, उन्होंने कहा क्या और उसके क्या रिपरकशंस हैं। पहली बात तो ये कि ऑफ कोर्स ये अमेरिका में नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में एक इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ यूरोप में अमेरिका में एक कदगनें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक से, ये इनके बगैर भी आ रही थी, इनके ज़रा ज़्यादा सख्त ख्यालात हैं। पर उन्होंने जो ये कहा कि वो मुसलमान इमिग्रेंट्स को रोकेंगे उन मुल्कों से जहाँ पे बैकग्राउंड चेक, जहाँ पे उनका नहीं चेक किया जा सकता कि ये दहशतगर्द थे या नहीं। ये ख़ास तौर पे सीरिया के तनाजुर में किया गया था जहाँ अमेरिका ने वादा किया था कि इसमें क्या पाकिस्तान भी शामिल नहीं होगा आमिर मतीन साहब? वो जी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली नहीं था, मगर यस पाकिस्तान भी जनरली मैं समझता हूँ कि दुनिया भर से और ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक से ये पॉलिसी तो उस पर कदगनें आ रही हैं कि इमिग्रेंट्स को वो रोक रहे हैं। पर इसका जो मुद्दा था वो ज़्यादा मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में भी सीरियन वो थे जिनके बैकग्राउंड चेक नहीं किया जा सकता। पर एक तरफ तो मुसलमानों की इमिग्रेशन के हवाले से ये ज़रूर है, मगर दूसरी जो वो मुसलमानों की मैं समझता हूँ कि जो मुसलमानों के वेस्ट से वर्स्ट ताल्लुकात जो वो पिछले 20-30 साल में हुए वो मिडल ईस्ट में हुए। वहाँ मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना कि वो बशर अल असद के साथ और रशिया के साथ मिल के काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि मुस्बत तब्दीली है मुसलमानों के हवाले से। जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स के हवाले से एक स्टेटमेंट, उसके असरात थोड़े हैं इस पॉलिसी के। अगर ये इसका कुछ आधा भी वो कर पाते हैं तो ये पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है और मुसलमान मुल्कों की सियासत की एक मिडल ईस्ट में एक नई इक्वेशन बन जाती है, और हम भी उसमें जो कि हम बैलेंस करते रहते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में, तो हमारे लिए भी इस नई सूरत हाल में बिल्कुल दोबारा इसको गौर व फिक्र करना होगा कि हमारी क्या ऑप्शंस होगी। क्योंकि मिडल ईस्ट पे और जो चाइना पे वहाँ पे वो बड़े क्लियर पॉलिसी है उनकी, उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा तब्दीली। हमें इस मौके पे आमिर मतीन साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम इस नुक्ते को भी एड्रेस करना चाहेंगे कि अगर अब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लेकर आनी है तो हमारे पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो है नहीं, तो अब कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी हो, ताकि जो इंटरनेशनली हमें कहा जाता रहा है और तनकीद होती रही है मौजूदा हुकूमत पे पाकिस्तान में कि जी आपकी लॉबिंग ठीक नहीं है, या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जाकर इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया है और वहाँ पर एक अपने लिए माहौल साजगार माहौल क्रिएट किया है, लॉबिंग की है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड नौमुंतखब सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वक्फे से पहले आमिर मतीन साहब, जफर हिलाली साहब और हसन अस्करी साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। वक्फे के दौरान साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की ये स्टेटमेंट और उनका ये बयान टेलीविज़न चैनल्स पे हमने चलते हुए देखा, 92 न्यूज़ पे भी आपने देखा कि जिसमें उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। हसन अस्करी साहब, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई किरदार अदा कर सकेंगे, या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है कि जिसका इजहार कर दिया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और इसी तरह से और भी बहुत से लोग दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी ये ख्वाहिश कर रहे होंगे कि शायद कोई ताल्लुकात को बेहतर बनाने में डोनाल्ड ट्रंप को किरदार अदा कर सकें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट थी अपनी कैंपेन के दरमियान कि वो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई गुफ्तगू में हेल्प कर सकते हैं तो वो इसके लिए तैयार होंगे। एक स्टेटमेंट थी बस, उसके बाद उस स्टेटमेंट पे नहीं गए। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि किस हद तक मदद कर सकते हैं नए प्रेसिडेंट, वो अमेरिका की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि वो इनकरेज तो ज़रूर करते हैं
इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग को, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई जंग हो जिसका कि एस्केलेट हो के न्यूक्लियर की तरफ जाने का ख़तरा है। एक फायर फाइटर का रोल अमेरिका इंडिया पाकिस्तान में करता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है बड़ा रोल अमेरिका इसलिए भी नहीं कर सकेगा कि हिंदुस्तान जो है वो इस काम के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा बैकग्राउंड में रहकर, पीछे रहकर, इनकरेज करके जो है वो भारत की तरफ से, हाँ, फैसिलिटेट जो है वो करेगा। पाकिस्तान चाहता है, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि ज़्यादा एक्टिव रोल हो, और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेगा, सिर्फ फैसिलिटेशन का और एनकरेजमेंट। ठीक है ज़फ़र इलाही साहब, आपका क्या इस पे पॉइंट है? क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या ये देखते हुए कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पहले भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, अभी भी उसी तरह ही है और आगे भी वैसे ही चलेगा, ख़ास तौर पे सी पैक को जहन में रखते हुए, तो उसके मद्देनज़र उसको रखते हुए अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुकात को अपने और स्ट्रॉन्ग करे और पाकिस्तान को इशारतन बताने की कोशिश करे कि ठीक है आपके चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो हमने अपना इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखे हुए हैं? या देखिए, ये एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को कि वी शुड सेंसिबली एंड स्किलफुली हम अपनी यूएस कनेक्शन को हमारे पीछे रख के लेट अस फोकस ऑन चाइना, ईरान, रशिया। इसलिए कि अमेरिका के साथ हमने नोटिस किया है कि जिधर इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नेचुरली परहैप्स वो हिंदुस्तान के साथ जाते हैं। और साथ साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि दे हैव दिस एबिलिटी टू स्टेप ऑन द डिग्निटी ऑफ देयर फ्रेंड्स, इसलिए कि वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा जबरदस्त मौका मिला है बिकॉज ऑफ अमेरिकन डेवलपमेंट इन अमेरिका कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीफोकस करें। नंबर वन। दूसरी बात यह है जी कि पहले लेट अस सी कि ये आदमी जो कहा था वो करेगा कि नहीं। अब देखें तो सही, अफगानिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉ करेगा कि नहीं। अगर नहीं किया तो ये तो वही पुरानी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी। हमें ये पता था कि ईरान हिलरी तो ओबामा को कहती रहती थी कि ईरान को पकड़ो और मत कहो और उसको मत छोड़ो, आला इजराइल। अब ये क्या इसकी पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान विल चेंज? मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन है कहना कि क्या है क्या नहीं है। लास्टली एक पॉइंट आपने कहा था कि हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। जैसे आपको पता है कि हमारा एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उसने कहा है कि हमारे पास है फॉरेन मिनिस्टर। अब देखिए, बात असल ये है कि क्या एक अगर सरताज अजीज को आप फॉरेन मिनिस्टर का नाम उसके नीचे लिखते हैं, विल एवरीथिंग चेंज? नथिंग विल चेंज। जब तक उसको आप एम्पावर नहीं करेंगे, नथिंग विल चेंज। जब तक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी का पूरी चीज अपने हाथ में रखना चाहता है, नथिंग विल चेंज। मैं आपको बताता हूँ, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि सरदार आसिफ अभी तक हैं, बड़े एक्टिव हैं, उनसे थोड़ा सा पूछिए कि व्हाट डिड ही थिंक, कितने उनके पास मैन्यूवरेबिलिटी थी ऑफ फॉरेन पॉलिसी अंडर बेनजीर, although he was a full-fledged foreign minister। तो ये ठीक है, कहना कि फॉरेन मिनिस्टर का नाम बदल दो तो हद हो जाएगा, आई डोंट थिंक। ठीक है। आमिर मतीन साहब, क्या आप भी ज़फ़र इलाही साहब की इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर, अभी तो हमारे पास एडवाइज़र्स हैं, मुशीर ख़ारजा तारिक फ़ातमी साहब हैं, सरताज अजीज़ साहब हैं, अगर आप इनको टाइटल भी दे दें फॉरेन मिनिस्टर्स का तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो केपेबल फॉरेन मिनिस्टर हो, जो डिलीवर कर सकता हो। और मिसाल के तौर पे सरदार आसिफ अहमद अली साहब का नाम लिया है ज़फ़र इलाही साहब ने। ज़फ़र इलाही साहब बड़े दोस्त परवर आदमी हैं, मैं इनके ख्यालात की कदर करता हूँ, मगर ये टाइटल बदलने से बात नहीं चलेगी और उनको फुल फ्लैज बनने से। असल बात यह है कि वो हमें सारी पॉलिसी को नज़र आना चाहिए कि हम उसके ऊपर सारे पे नज़र सानी कर रहे हैं, और उसके बाद एक एक्टिव प्रोएक्टिव जो है फॉरेन पॉलिसी नज़र आए कि हमने कुछ उसके कॉन्टोर्स बना लिए हैं। चाहे वो टाइटल बदल के किया जाए, किसी की तरक्की करके किया जाए, मगर वो नज़र आ जाता है और नज़र आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इस वक्त दुनिया, इसमें कोई बहस नहीं है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली पे जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का आना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हम उसके लिए क्या, पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। लोगों की, हमारे यहाँ भी ख्वाहिशें थी लोगों की जो कि बड़े जज्बाती से क्लिंटन के ऊपर ही सारा मीडिया थ्रू आउट
डिस्कस, आपको पता है कि हिलरी के आने पे ही डिस्कस कर रहा था, और हमारे जैसे चंद लोग, अयाज अमीर साहब और मैं भी उसमें थोड़ा सा शामिल हो सकता हूँ, कि हम इसकी पॉसिबिलिटी कर रहे थे और इसको बड़ा डिस्करेज किया जा रहा था। लोग, हम समझ रहे थे हमारे जैसे लोगों को कि ये बड़े बेवकूफ़ हैं, पर हम ही सिर्फ बेवकूफ़ नहीं थे, अमेरिका का भी एक ऑफ गार्ड वो पकड़ा गया है कि उनके यहाँ भी लोगों की ख्वाहिशें जो थी वो उनके सारे पोल्स में उसमें आने लग पड़ी थी। और याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दरमियान में कहा था कि ये पोल्स गलत हैं, और वो 12-12, 15-15 पॉइंट्स का उस वक्त फ़र्क आ रहा था। तो ये एक पूरे दुनिया पकड़ी गई है एक ऑफ गार्ड। तो अभी जो है बिल्कुल जो अक्लमंद मुल्क हैं वो ऐसी तब्दीली के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएंगे, जो नहीं बुलाएंगे वो नुकसान देगा। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इट कुड गो ईदर वे। जो अभी आप बात कर रहे थे कि ट्रंप की हिंदुस्तान के साथ, अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा इस तरीके से हो सकता है कि अगर उनके अच्छे ताल्लुकात हों, किसी मौके पे अगर अमेरिका में और इंडिया में ये तब्दीली की ख्वाहिश हो कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो ट्रंप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में होंगे कि बेहतर ताल्लुकात की वजह से कि वो जो है लेकिन आमिर मदीन साहब, हमारे लिए फॉरेन मिनिस्टर का होना कितना ज़रूरी है? मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर से ज़्यादा बात यह है फोकस का, कि अगर ये फॉरेन मिनिस्टर फुल फ्लैश बना के इससे फ़र्क पड़ता है। कई दफ़ा टाइटल फॉरेन मिनिस्टर बना के भी उनकी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब यानी कि हमें फोकस जो है कैपेबल फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, कि हमें फोकस चेंज करना है। टाइटल इज़ नॉट इनफ। दूसरा, ये एक और बहुत बड़ी तब्दीली जो हमारे लिए आनी जा रही है, दुनिया में आती जा रही है, कि जब ये चाइना से अमेरिका का जो कि डिग्री हम देखेंगे किस हद तक करते हैं, मगर ये एक पॉलिसी शिफ्ट तो उनकी डिक्लेयर्ड है। इवन हिलरी की भी थी कि वो ट्रांस पैसिफिक जो ट्रेड है उस सारे को वो ओवरहॉल करेंगे, और उससे फिर ये है कि जो अमेरिका की नौकरियां जा रही थी चाइना की वजह से, उसका बाय द वे इंडिया पे भी असर आएगा। ये पॉलिसी सिर्फ चाइना के लिए तो इसलिए थी कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेड थी, पर वो दुनिया भर में अपनी वो कंपनियां जो कि अमेरिका की इमा पे सारी नौकरियां उनकी ले जाके इंडिया में भी कॉल सेंटर्स बेताशा थे, काफ़ी सारी वो ट्रांसफ़र थी। तो मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी ये नहीं है कि और सारा विन विन है, तो उनके यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मनफी अंदाज से भी तब्दील हो सकती हैं। सो ये टोटल ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसमें नुएंसेस हैं, इसमें बड़ा ग्रे एरिया है। हमें बड़े बगौर इसको देख के अपने मफादात के मुताबिक, एक लार्जर पार्लियामेंट डिबेट नहीं हो सकती, तो थिंक टैंक्स, मीडिया, उस पर गौर जरूर करना चाहिए। आमिर मतीन साहब कर सकते कि दोबारा ऑफ गार्ड पकड़े जाएं। ठीक, आमिर मतीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कल की भी ट्रांसमिशन में आपसे हमारी बात हुई थी, आज एक दफ़ा फिर आपको ज़हमत दे रहे हैं। नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट, हिलरी क्लिंटन हार गई हैं, इसका आप क्या इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, दिल तो टूटा होगा शाह साहब आपका। जी आमिर मतीन साहब का शाह साहब कह रहे हैं कि आपका दिल तो टूटा होगा। आपकी जितनी दोस्ती थी हिलरी क्लिंटन से, कहीं ना कहीं दिल तो टूटा होगा आपका। नहीं, मुझे बिल्कुल उनसे दोस्ती थी है, और मैं तवक्को कर रहा था वो जीतेंगी, लेकिन अमेरिका की इलेक्ट्रेट ने तवक्कुआत के बरक्स फैसला दिया है, और बड़ा हैरानकुन फैसला है। आप देखिए, न सिर्फ वो सदर बने हैं और वाज़ेह अक्सरियत से बने हैं, बल्कि सेनेट में भी और हाउस में भी उनको एक वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। अगर इसका आप एनालिसिस करें तो वो एक मजबूत प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आ गए हैं। अब इसके असरात क्या होंगे, ये देखना होगा कि वो किस किस्म की टीम अपनी मुरतब करते हैं। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, उनका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, उनकी नॉलेज भी बहुत लिमिटेड है, और अभी उनकी जो कैंपेन टीम थी जो उनको फॉरेन पॉलिसी पे एडवाइस कर रही थी, वो बहुत ही मुख्तसर थी। उनकी जो फोकस था कैंपेन में, वो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को आप देखें ना, उन्होंने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को ज्यादा टच नहीं किया। तो अब देखना ये है कि वो किस किस्म की टीम मुरतब करते हैं, उन लोगों की एडवाइस क्या होती है, और फिर जो इलेक्शन कैंपेन की रैटरिक थी उस पर कितनी मॉडरेशन पैदा करते हैं। यकीनन मॉडरेशन तो आएगी, क्योंकि जब कैंपेन की जो गुफ्तगू वो लबो लहजा होता है, और जब हकायक आपके सामने आते हैं, और जब आपको ब्रीफिंग्स मिलती हैं,
तो आपकी बहुत सी रियलिटीज जिनसे आप बेखबर होते हैं आपके सामने आती हैं और अपने आप को और अपनी पोजीशन को आप रीअसेस करते हैं। अभी कहना कबल वक्त है कि क्या पॉलिसी होगी, लेकिन एक शिफ्ट तो वाज़े दिखाई दे रहा है। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस चेंज को देख के, और डोनाल्ड ट्रंप जब अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं तो हमारी उनकी तरफ क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, हमारी पॉलिसी तो चाहे हिलरी क्लिंटन जीतती या डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस वक्त खासी तनाव का शिकार हैं। इस वक्त एक खासा ट्रस्ट डेफिसिट है और बहुत से मामलात पर जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है एक बाय पार्टिजन कंसेंसस भी दिखाई देता है और शकूक व शुबहात है। एक शकूक व शुबहात वहां है और फिर हमारे अपने यहाँ जिस किस्म का यहाँ नैरेटिव बिल्ड किया गया, जो सिरिल एल्बीडा की खबर आपके सामने आई है जो फीड की गई, तो उससे तो उस नैरेटिव को तक़वियत मिलती है और उसने पाकिस्तान को मजीद एम्बैरस किया है। आपको उन शकूक व शुबहात को दूर करना होगा। 3.5 साल में आपके पास वजीर खारजा नहीं है, आप उनको सही माने में इंगेज नहीं कर सकते। आपका केस मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील ही नहीं था, तो आपका केस इन डिफॉल्ट है। तो पाकिस्तान को इंगेज करना होगा, पोजीशन वाजे करनी होगी और अपने ताल्लुकात को असर नौ इस्तेमाल करना होगा। राइट, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब कि जब आपने कहा कि हमारा जो उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो हमेशा से रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट कोई नई बात नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में कभी किसी ग्रुप की बात अमेरिकन की तरफ से आती रही है, कभी किसी ग्रुप की बात आती रही है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट तो हमेशा से रहा है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इसी तरह से चलता रहेगा, इसमें कोई बेहतरी नहीं आने वाली। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या वो मैनेजेबल था या वो मैनेजेबल लिमिट से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मैनेजेबल लिमिट से बढ़ रहा है, जो खतरनाक है। उसको हम मैनेज करते रहे हैं। हमारी रिलेशनशिप सिक्लिकल रही है, कभी बहुत अच्छी होती रही है और कभी इसमें बहुत खिंचाव आता रहा है। कभी हम मोस्ट एलाइड ऑफ द एलाइड थे और फिर कभी हम पोस्ट सैंक्शन थे। तो ये चीजें हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं, उनको मैनेज करने की जरूरत होती है और आज की जो हालात हैं और ताल्लुकात हैं उन्हें मैनेज करने की जरूरत है। राइट, शाह महमूद कुरैशी साहब का बहुत आपने वक्त दिया। आपकी इजाजत से अगर शाह साहब से पूछना चाहता हूँ। जी जी, प्लीज क्विकली। शाह साहब ये बताएं कि ट्रंप के आने से आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो मफादात हैं हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? आमिर जी, अभी कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन एक जो हौसला अफजा चीज सामने आई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि अगर वो सदर मुंतखब होते हैं तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कश्मीर के मसले पे जो तनाव है उसमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। माजी में अमेरिका की पॉलिसी रही है कि देखिए ये आपका अपना मामला है और आप दो तरफा अपना मुज़ाकरात के जरिए इसको हल कीजिए, लेकिन अब अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि आपके इल्म में है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेजी से बिगड़ रही है और हिंदुस्तान भी अब महसूस कर रहा है कि उनके हाथ से वो निकल रही है सूरत हाल। तो अगर वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं तो पाकिस्तान को उसको वेलकम करना चाहिए और इस ऊपर उन्हें इंगेज करना चाहिए। कता कलामी माफ, इस जुमले के बाद जो है उनको शायद नुएंसेस का नहीं था पता कि इसका फैसिलिटेटर के रोल के अदा करने का इंडिया बहुत माइंड करता है और इंडिया की तरफ से बहुत रिएक्शन आया था। उसके बाद वो थोड़ा सा बैकआउट कर गए थे इस पे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि एक था 9/11 और वो भी एक बहुत बड़ा वाक़या था जिससे पूरी दुनिया में हालात बदल के रख दिए। उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया, इराक़ में गया, और एक आज का 11/9 है और इसको 11/9 के साथ साथ कहा जा रहा है कि एक फ़ियास्को है कि जिसके बारे में अमेरिकन को बाद में एहसास होगा। देखिए, ये माफ कीजिएगा, हमारा 9/11 है, अमेरिकन उसको 11/9 पढ़ते हैं। जी हाँ, हमारे जिस तरीके से हम तारीख को पढ़ते हैं महीना पहले, तो हमारा 9/11, क्योंकि अमेरिकन ने पहले उसको 9/11 कहा था, तो उन्हीं की टर्म में और उन्हीं की जो उनका जो फॉर्मेट है उसी में मैंने 11/9 कहा। उनका जो 9/11 था वो हमारा 11/9 था, आज का जो है ना हमारा 9/11 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जी हसन अस्करी साहब, देखिए, बात यह है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली तो आएगी, लेकिन उतनी तब्दीली जिस किस्म की गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में की है
वो काफ़ी रेडिकल किस्म की गुफ्तगू, आइसोलेशनिज़म की गुफ्तगू उन्होंने की है और अपने एलाइज़, यूरोपियन एलाइज़ पे भी प्रेशर बिल्ड करने की बात की है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि उस एक्सट्रीम तक नहीं जा सकेंगे, एक मॉडरेशन आएगी लेकिन तब्दीली ज़रूर होगी। मॉडरेशन कौन कराएगा? देखिए, मॉडरेशन जो इनको करवाएंगे वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसमें एक पावरफुल प्रेसिडेंट चाहे कितना ही पावरफुल होता है वो उस फ्रेमवर्क में काम करता है। तो उसमें ये है कि आइसोलेशनिस्ट तो पॉलिसी नहीं होगी अमेरिका की। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच हमने देखी है, जिसमें लिबिया एक एग्जाम्पल हमें नज़र आती है। अच्छा, सीरिया में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की हो गई थी। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के इंस्टेंसेस भी अभी हमें रिसेंटली वहाँ सीरिया के अंदर मिले हैं। इनडायरेक्ट तो पहले से मौजूद थी। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है चीज़ कम हो जाएगी। इसमें वो कोशिश करेंगे कि कोई गुफ्तगू करके रशिया के साथ जो लीडरशिप है उनसे गुफ्तगू करके कोई अगर अरेंजमेंट सीरिया के बारे में हो सके तो वो इसलिए करना चाहेंगे कि वो वेलकम नहीं करेंगे कि सीरिया के रेफ्यूजीज़ जो ज़्यादातर यूरोप जाते हैं वो अमेरिका भी पहुंचना शुरू हो। पहले भी मुखालफत की है, अब भी मुखालफत रहेगी। और अरब कंट्रीज़ के साथ भी एक टाइम है ट्रांजिशन का, उसके बाद सेटल जो होगा। जब हम उधर से साउथ एशिया में आते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अहम बात है, हमें ये देखना है कि उनकी टीम क्या होगी, किस किस्म की टीम होगी। उस टीम से पाकिस्तान को एक रिलेशनशिप डेवलप करना है और उसके लिए लाजिम है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट है वो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करे जो अमेरिका की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन थी या भी है ओबामा की, वो हमें सवाल करती थी, हम उनके जवाब नहीं देते थे। अब वही सवाल ज़्यादा सख्ती से, ज़्यादा वाज़े अंदाज में ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आपसे करेगी, तो उन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे या उसी तरह टालेंगे जिस तरह हमने पहले टाला है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। क्योंकि ये दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनकी टीम भी शायद ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनके अपने इक़्तिसादी मफादात भी इंडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रुप के जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा ख़तरा जो पाकिस्तान को है, जिससे बचना है कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान के बारे में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को ना अडॉप्ट कर ले, उसके लिए हमारे फॉरेन ऑफिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लथार्जी की पॉलिसी, एक ट्रेडिशनल पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अब आपने कहा कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस की एक लथार्जिक अप्रोच है, लथार्जी की जो पॉलिसी है उसको चेंज करना होगा। इस पर हम लौट कर आते हैं। हमारे साथ